अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीवायरस। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है हमने वायरस की टाइप्स पढ़ी और बहुत कुछ रिगार्डिंग हमने वायरस के पढ़ा। तो मैंने उसी दिन आपको बोला था एंटीवायरस का मैं एक अलग लेक्चर ले आऊँगा, तो आज मैं आपके लिए वो लेक्चर लेकर आया हूँ। और दूसरी बात आपको यहाँ बताना चाहूँगा, कुछ टर्म्स है हमारी जो हमने अब तक कुछ टॉपिक्स पढ़ी ना, उनमें कुछ टर्म्स आती हैं। जैसे इंटरनेट पढ़ा हमने, कम इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे नेटवर्क टोपोलॉजीज आती है, कुछ साइबर सिक्योरिटी से कुछ ऐसी टर्म्स आती है ना, उनके ऊपर हम अलग लेक्चर लाएंगे। स्पेशली जैसे टोपोलॉजीज हो गई है ना, हब्स, नेटवर्क, स्विचेस, वो ठीक है जी। और दूसरी बात हमारे पास वायरस से रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स हैं, उनको भी मैं देख रहा हूँ, उनके ऊपर भी मैं एक अलग लेक्चर ले आऊँगा। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। फिलहाल हम आज के लेक्चर से देख लेते हैं आज का लेक्चर। सॉरी गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वायरस, एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है? यानी जो वायरस एंटी होता है हमेशा बोलते हैं अगेंस्ट, एंटी बोलते हैं अगेंस्ट को। किसको बोलते हैं? अगेंस्ट। यानी एंटी वायरस यानी वायरस के अगेंस्ट जो हो, वायरस के अगेंस्ट जो काम करे उसको बोलते हैं हम एंटी वायरस। यानी वायरस हमारे लिए क्या है सर? वायरस हमारे लिए हार्मफुल है, हमने पढ़ा ना, हार्मफुल होता है हमारे सिस्टम के लिए। इसका मतलब जो एंटीवायरस हैं वो इसके अगेंस्ट हैं, हार्मफुल एक्टिविटी अगेंस्ट। इसका मतलब ये हो गया तो एंटीवायरस जो हमारे लिए क्या है? बेनिफिशियल है। क्या है? बेनिफिशियल है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, मोबाइल सिस्टम के लिए, जहाँ भी हम रखते हैं। फिर मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है, ये बेनिफिशियल है हमारे लिए। ठीक है, अब ये इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। कौन? जो एंटीवायरस है ये भी एक सॉफ्टवेयर, जैसे वायरस भी एक सॉफ्टवेयर है, एक कोडेड लैंग्वेज में कोड से बना हुआ होता है, लैंग्वेज कोड से बना हुआ होता है। इसी तरह हमारे पास बना होता है एक कोड से हमारे पास एंटीवायरस। वो कैसे बनता है? वो किसी वायरस को देख लेते हैं हम, वो वायरस को देख लेता है, वायरस के अंदर उस वायरस के कोड को पढ़ लेता है ना, फिर उस कोड को ब्रेक करने के लिए एक फार्मूला बनाता है। कौन? एंटीवायरस बनाने वाला बंदा। फिर वो कोड बनाता है जो वायरस पर एक्ट करता है, उस वायरस को डिलीट करता है, उसको ब्रेक कर लेता है, उसकी एक्टिविटी को कमज़ोर कर लेता है, उसको बोलते हैं हम एंटीवायरस। एंटीवायरस को दूसरा नाम भी हम बोलते हैं एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर। यानी मालवेयर एक्टिविटीज़ जितनी होती हैं, हार्मफुल एक्टिविटीज़ जिनको बोलते हैं हम, उनके अगेंस्ट जो एक्ट करता है ये सॉफ्टवेयर, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। किसको? एंटीवायरस को बोल देते हैं। देखो, फर्स्ट एंटीवायरस कौन सा था सर? रीपर था। किसने बनाया था? रे टॉमलिसन। मैंने आपको वायरस वाली सीडी में भी ये बताया था, इस लेक्चर में भी बताया था, है ना। किसके अगेंस्ट बनाया था? ये क्रीपर जो पहला वायरस आया था उसके अगेंस्ट जब बनाया गया, रे टॉमलिसन ने बनाया। क्या बना दिया? एक एंटीवायरस, उसका नाम क्या था? रीपर। क्रीपर वॉज एंटीवायरस विच एक्टेड अगेंस्ट Reaper was the antivirus which acted against the virus that was Creeper। है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। और देखो, जो एंटीवायरस है ना, ये क्या करता है? मेक्स सिक्योर करता है हमारे किसको? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को या हमारे सिस्टम को, सॉफ्टवेयर्स को सिक्योर करता है, उसकी सिक्योरिटी इंक्रीज करता है। कैसे करता है? जब वायरस को उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करने देता है। किसके साथ? हमारे एंटीवायरस के साथ, हमारे फाइल्स के साथ, हमारे कंप्यूटर में जितना भी डाटा है उसके साथ, या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, हमारी नेटवर्क के साथ उसको छेड़छाड़ नहीं करने देता है। कौन? अगर कोई करता भी है तो वो उसे तुरंत उसके ऊपर एक्शन कर लेता है, एंटीवायरस उसको वो नहीं करने देता है। इससे क्या होता है? हमारी सिक्योरिटी इंक्रीज होती है, हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी इंक्रीज होती है, अथेंटिकेशन इंक्रीज होती है, हमारी प्राइवेसी जो है ना वो भी सिक्योर रहती है ना। इन सब चीज़ों की ये सिक्योरिटी इंक्रीज कर लेता है। कौन? हमारा एंटीवायरस, है ना। अब एंटीवायरस काम कैसे करता है? देखो, मैंने लिखा है ब्रेक्स द वायरस कोड, डिलीट्स, रिमूव्स एंड मेक्स इट इनएक्टिव। देखो क्या होता है, जो वायरस हो वो किससे बना होता है सर? वायरस एक कोड से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ये इस कोड से बना है ना। वायरस भी एक सॉफ्टवेयर है ना, और एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर है। देखो, अब ये जो यहाँ पर एंटीवायरस बनाने वाला बंदा है ये बना रहा है, मगर कैसे? इसकी तरफ देखता है, इसमें कौन सी चीज़ की कमी है, इसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है, उसी हिसाब से यहाँ पर ये कोड बनाता है। वो कोड इसके अगेंस्ट आ जाता है। वो कोड क्या करता है? इसमें बीच में कुछ डिलीट भी कर लेता है कि नहीं? या उसके कुछ पार्ट्स को रिमूव कर लेता है, या इसको डिलीट भी कर लेता है ओवरऑल। या जब इसकी पार्ट्स को इसने रिमूव कर दिया या बीच में किसी पार्ट को डिलीट कर दिया, ये जो इसकी एक्टिविटी होती है ना,
एक्टिविटी ये कमज़ोर हो जाती है। फिर ये क्या करता है, ये वो नहीं कर पाता जिसके लिए बना होता है। फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क सिक्योरिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए बना हो कोई वायरस, तो ये फिर वो नहीं कर पाता। क्यों? जब इस एंटीवायरस ने इसका कोड ही चेंज कर दिया, इसके अंदर मतलब जितना वो हार्मफुल एक्टिविटीज़ थी उस कोड को मतलब ब्रेक कर दिया इसने। अब इसको डिलीट भी करता है ये, उसके बाद इसको डिलीट भी करता है, उसकी एक्टिविटी को भी कमज़ोर कर लेता है, फिर ये वायरस कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हमारे पास कुछ लेटेस्ट एंटीवायरस, लेकिन ये लेटेस्ट एंटीवायरस 2022 है, मगर कौन से? जनरल यानी मोबाइल पे भी जो होते हैं, मोबाइल के लिए जो भी है और सिस्टम के लिए जो भी है ना, दोनों मोबाइल और आपके विंडो के लिए, दोनों के लिए, है ना, जो इम्पॉर्टेंट, जो बेस्ट आजकल मानी जाती है 2023 के हिसाब से। देखो बिट डिफेंडर, ये किसके लिए? ओवरऑल, यानी ये चलता है आपके मोबाइल के लिए भी, ये विंडोज़ के लिए भी चलता है। कौन सर? बिट डिफेंडर। और भी जो सिस्टम होते हैं हमारे पास उनमें भी चलता है ये, है कि नहीं? यूजुअली हम मोबाइल और किसकी बात करते हैं? कंप्यूटर, विंडोज़ की बात करते हैं। नॉर्टन 360 ये विंडोज़ के लिए बना है, बेस्ट, है ना। वेब रूट सिक्योर, ये मैक यानी एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना है ना। मैक एफ एंटीवायरस यानी मल्टीपल डिवाइसेस या किसी भी डिवाइसेस, ये किस में? मोबाइल में भी चलता है, विंडोज़ में भी चलता है, एप्पल में भी कभी कभी सपोर्ट करता है, यूजुअली करता भी होगा सपोर्ट, है कि नहीं? अच्छा जी, इसके बाद आ जाओ हमारे पास मैक एफ के पास ट्रेंड माइक्रोवायरस सिक्योरिटी के लिए है, ये भी दोनों में चलता है। किस में? यूजुअली तो ट्रेंड मेरे ख्याल से विंडोज़ में ही चलता है, आप विंडो में ही याद रखो, ठीक है ना। मालवेयर बाइट्स क्या होती है? ये मालवेयर को स्कैन करता है। किसको? मालवेयर को स्कैन करता है। अब आ जाओ हमारे पास टॉप 10 एंटीवायरस, लेकिन मैंने तो इधर 10 लिखा है, लेकिन इधर मैंने 12 लिखी है, जो बेस्ट आजकल माने जाते हैं, टॉप 12 एंटीवायरस अकॉर्डिंग टू 2022 एज ऑन सितंबर 2022। आप चेक करना चाहो, यू कैन गो ऑन द इंटरनेट एंड चेक इट दियर, है ना। कौन कौन सा है हमारे पास? सर एक है बिट डिफेंडर, लेकिन अकॉर्डिंग टू रैंक मैंने लिखा है। अच्छा, नॉर्टन है। देखो मैं आपको कहना चाहूँगा, ये जो नॉर्टन है ना, ये पहले जब आता था ना, ये जिस सिस्टम में हम इंस्टॉल करते थे, विंडोज़ में इंस्टॉल करते थे, है तो ये एंटीवायरस इंस्टॉल करते थे ना, ये उसकी स्पीड क्या करता था? स्पीड बहुत, अगर आपने सुना भी होगा, बहुत 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 डिक्रीज़ करता था, ये हैवी करता था इस सिस्टम को, यानी ये स्पीड बहुत सिस्टम करता था। किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी विंडोज़ की स्पीड बहुत स्लो करता था ये नॉर्टन। ये इसके ऊपर एक अलग चीज़ है जो मैंने खुद देखी है, जब मैं पहले नेट चलाता था, आज की बात नहीं, आज से 10 साल पहले की बात, जब मेरे पास लैपटॉप हुआ करता था, मैं देखता था, है ना, जब पहले मेरे पास लैपटॉप था तो इसमें वे इंस्टॉल करते थे। विंडोज़ 7 थी मेरे पास, प्रोबेबली उनके दिनों विंडोज़ 7 आम हुआ करती थी, ज़्यादातर हुआ करती थी, है ना। विंडोज़ 7 था, उसमें स्पीड बिल्कुल ये स्लो करती थी। अच्छा, फिर कैस्परस्किय उन दिनों, ये तो एंटीवायरस यूजुअली जो है ना, ये पेड है, ये सीडी आती है इनकी, लेकिन कैस्परस्किय उन दिनों भी बहुत ज़्यादा महंगी हुआ करती थी, 500 से 1000 तक की आती थी सीडी, और इसका 2 साल तक चलता था ये। तो इसमें क्या था? ये था, मैं बात कर रहा हूँ प्रोबेबली 2009 की बात कर रहा हूँ मैं, उन दिनों में इतने में पड़ता था। कितने में? 1000, 500 रुपये से 1000 तक पड़ता था। 500 रुपये वाला 1 साल तक का वर्जन था, और 1000 का 2 साल तक का हुआ करता था, मुझे अभी भी याद है। फिर आता है हमारे पास ई सेट, फिर आता है वेब रूट भी आता है हमारे पास, एवास्ट भी हमारे पास। एवास्ट की क्वालिटी क्या थी ये भी मैंने देखा है, जो एंटीवायरस मैंने खुद देखे हैं, मैंने अपनी सिस्टम पर चलाए हैं, मैं उनके बारे में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा। एवास्ट क्या करता था? एवास्ट भी थोड़ी सी स्पीड कम करता था, किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की थोड़ी सी कम करता था। लेकिन फिर बताता हूँ, ये नॉर्टन जो था ना, नॉर्टन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था, उसके बाद ये एवास्ट स्ट्रांग था, है ना। ये भी स्पीड कम करता था थोड़ा सा, मगर इतना नहीं जितना ये नॉर्टन करता था। कैस्पर स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं डालता था। ट्रेंड माइक्रो है। अब एवीरा देखो, एवीरा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर था, छोटा सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था। ये क्या करता था? ये बिल्कुल मतलब ये कोई स्पेस ही नहीं लेता था हमारे सिस्टम में, बिल्कुल इंस्टॉल करता था, लेकिन ये फ्री आता था, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन सिस्टम की मतलब स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं डालता था, ज़ीरो इफेक्ट, मैंने खुद देखा है ये, ठीक है। एवीजी ये भी
स्पेस थोड़ा लेता था, अच्छा था, लेकिन उतना मतलब AVG जो है ये उतना मतलब वो नहीं करता था, स्पीड कम नहीं करता था AVG, ठीक है। AVG भी उतना स्पीड कम नहीं करता, थोड़ा स्पीड कम करता था, सबसे ज़्यादा ये स्पीड कम करता था, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी था, वायरस को रिमूव करता था ज़्यादा। उसके बाद ये इसकी मतलब स्पीड कम करता था सिस्टम की, है ना। कोई सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, मेमोरी जैसी बर्स ही जाती है हमारी में मोबाइल में या सिस्टम में, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारी स्पीड कम हो जाती है कि नहीं। इसी तरह AVG थोड़ी स्पीड पर इफेक्ट डालता था, एवीरा तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं डालता था स्पीड पर, है ना। मालवेयर बाइटस है, फिर आता है सिपोज, ये टॉप 12 है हमारे पास, जो लेटेस्ट एज ऑन सितंबर 2022 है हमारे पास एंटीवायरसेस। किस विंडोज़ के लिए? प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली विंडोज़ 10 और विंडो 11 के लिए ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। विंडो 10 और विंडो 11 के लिए। किसके लिए सर? विंडो 10 और विंडो 11 के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखो अब कुछ ऐसे एंटीवायरस है जो पहले से मतलब बहुत पहले से, बहुत जब से एंटीवायरस आने शुरू हो गए, जो ज़्यादा पॉपुलर रहे, यानी ज़्यादा मतलब चर्चे में रहे, ज़्यादा लोग यूज़ करते थे उनको। कौन? क्विक हील, ये भी मैंने यूज़ किया है, लेकिन उतना मेरे ख्याल से ये स्ट्रांग तो नहीं था। अच्छा, एवास्ट था, ये मैं इसका बता चुका हूँ। AVG थोड़ी, ये मैं भी आपको बता चुका हूँ, ये भी अच्छा हुआ करता, थोड़ी स्पीड पर इफेक्ट डालता था। पांडा हुआ करता था, बिट डिफेंडर, McAfee, K7 मैंने यूज़ किया, बहुत अच्छा हुआ करता था। नॉटन मैंने बोला स्पीड कम करता था। अच्छा, सिमेंटिक हुआ करता था, कैस्परस्काई पैड की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ये सब अच्छे थे, मैंने यूज़ किए इसमें 2-4। ये तो मुझे पता है कि 2007-8 में ये तो इन सब का चर्चा, इनमें से किसका ज़्यादा हुआ करता था मैं आपको यहाँ से बताऊँ। देखो, नॉटन, K7, McAfee, बिग डिफेंडर, अच्छा जी, कैस्परस्काई, एवास्ट, AVG, इनका तो, और ये क्विक हिल, इनका तो मैं खुद देख चुका हूँ। इनका 2007 और 2000 मेरे ख्याल से 15 तक मैंने देखा, बहुत चर्चा हुआ करता। आज भी ये मतलब इसके वर्जन्स बढ़ते गए ना, फिर आते गए, तो आज भी ये बहुत फेमस है, यानी पहले से ये फेमस है। देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी, है कि नहीं। देखो सबसे पहले क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टो क्या होता है? क्रिप्टो मीन्स राइट, ग्राफी मीन्स, सॉरी, क्रिप्टो मीन्स हाइड, ग्राफी मीन्स राइट। यानी कुछ आप ऐसे लिखते हो कि अगर आप, ये आप, मैंने कुछ लिखा और मैंने मैसेज किसी को भेजी, ये सिर्फ उसी बंदे को समझ आएगा, उसके पास इसका कोड होगा, लेकिन जो बीच में अगर कोई भी इसको देखेगा ना, कोई भी देखेगा, वो इसको रीड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये एक स्पेशल कोड में भेजी जाती है, ये सिर्फ इस बंदे को समझ में आती है। ये इसको डिकोड करता है, ये बंदा यहाँ पर, यहाँ से ये इनकोड करता है और भेजता है इसको, ये डिकोड करता है और इसको पढ़ता है। देखो मैंने, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया होगा तो मैंने क्या किया है, मैंने आपको इधर एक इसमें से भी एक्सप्लेन किया, एक फिगर डायग्राम से भी। लेकिन उससे पहले ये कहना चाहूँगा, जो हमारे पास ये है ना, ये जो कोड, ये यूजुअली मैथमेटिकल कोड्स यूज़ किए जाते थे, किए जाते हैं, मैथमेटिकल कोड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी पर आ जाओ। देखो, सॉरी, क्रिप्टोग्राफी पर आ जाओ। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जिसको ये बंदे को मैसेज भेजना हो ना, वो क्या करता है, वो अपने सिस्टम पर ना एक प्लेन टेक्स्ट लिखता है, जिसको हर एक बंदा पढ़ सकता है। मैं भी, आप भी, कोई भी जो देखना चाहते हैं, जो उसको देखेगा वो पढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये लिखा है, उसको समझ में आएगा, हाँ भाई यहाँ ये लिखा है, ठीक है। अब उसको वो इनक्रिप्ट करता है, इनक्रिप्ट यानी अब उसको कोडेड फॉर्म में लिखता है। मैंने लिखा है इधर, कोडेड फॉर्म में लिखता है, इनक्रिप्ट करता है। अब इसको कोई नहीं पढ़ सकता। अब इसको यही बंदा पढ़ सकता है जिसने इसको इनक्रिप्ट किया है, इसी को इसका कोड पता है कि नहीं। अब इसको किसी और बंदे को ये कोड पता नहीं है। अब जब ये इनक्रिप्ट हो गया, ये बन गया सिफर टेक्स्ट, बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे? सिफर टेक्स्ट, CIPHER। सिफर टेक्स्ट क्या होता है? ये कोडेड टेक्स्ट होता है, इनकोडेड, इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड मैसेज या कोई मेल आप भेजना चाहते हो, है ना, इनक्रिप्ट कर दिया आपने, मतलब जो भी इसे देखना चाहे, कोई दुनिया की ताकत इसको नहीं पढ़ पाएगी, एक्सेप्ट देन द पर्सन टू होम इट इज सेंड, बिकॉज ही नोज इट इज कोड, है ना। देखो अब क्या किया इसने, प्लेन टेक्स्ट इनक्रिप्ट किया, इनक्रिप्ट कोडेड फॉर्म में बना दिया। अब उसको कोई समझ नहीं पाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं सर? सिफर टेक्स्ट। सिफर टेक्स्ट किसके पास गया सर? ये यूज़र के पास गया, जिस यूज़र को ये चाहिए, है ना। अब वो इसे डिकोड करेगा, क्या करेगा? इसको बोलते हैं डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन करेगा, डिकोड करेगा। यहाँ बोलो आप डिक्रिप्ट करेगा या डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद इसको ना क्या करेगा, वो उसके पास ईजिली ये टेक्स्ट आएगा और वो उसको पढ़ पाएगा। अब क्या करेगा? कोड लगने के बाद, यहाँ पर डिक्रिप्ट होने के बाद, अब इधर भी कोई भी बंदा इसको पढ़ सकता है। क्यों?
क्यों इस डिकोडर ने इसको डिकोड कर दिया, इसको इजी बना दिया। यानी ओवरऑल हम एक ही बात कह सकते हैं यहाँ पर, एक ही बात पॉइंट में ये बात ये है कि अगर किसी को कोई मैसेज किसी के पास भेजनी हो, कोड फार्म में वो उसे लिखता है, वो कोड किसी को समझ नहीं आता है, सिर्फ इस बंदे को जिसको ये यहाँ पर रिसीव करना है और इस बंदे को जिसने इधर भेजा है। ये बंदा इसको पहले ही कहता है कि मैंने इस कोड, ये इसको मैसेज भेजता है और साथ में एक कोड भी इसको पता होता है ऑलरेडी इस बंदे को, इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ यहाँ पर ये एक लड़का है, यहाँ पर ये एक लड़की है यहाँ पर, ऐसे तो समझ ज़्यादा आ जाता आजकल, ऐसी ही चीज़ों से समझ आता है, वैसे तो रियल एग्जांपल से किसी को समझ नहीं आता। देखो क्या होता है, ये लड़का है, इसका इस लड़की के साथ कुछ अफेयर है, ठीक है, मान लिया हमने सर। अब ये इसके मोबाइल पर कुछ मैसेज भेज रहा है, मोबाइल पर क्या भेज रहा है, लड़की के मोबाइल पर इसने कुछ मैसेज भेज दिया, ठीक है जी। लेकिन इसको पता है इस लड़के को कि इसका मोबाइल घर में पड़ा होगा, इसका भाई भी देख सकता है, इसका फादर भी देख सकता है, इसकी मदर भी देख सकती है, वो सब पढ़े लिखे हुए हैं, इसकी बहन भी देख सकती है। अब क्या है कि अब अगर उन्होंने देख लिया तो पंगा पड़ जाएगा, फिर इधर इसको ना वापस एक रिप्लाई आएगी, बेटा तैयार रहना मार के लिए, फिर इसको मार पड़ेगी, एक तो इसके घर वाले भी इसको मार देंगे और ये भी देंगे, या कोई और पंगा भी पड़ सकता है। इस सब लफड़े से बचने के लिए, इस सब चक्कर से बचने के लिए क्या करता है, ये लड़का यहाँ से एक कोडेड फॉर्म में एक मैसेज भेजता है इसको, ये भेजा इसको 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब। लेकिन इस लड़की को ऑलरेडी पता होता है कि 1 2 3 ये जो मुझे भेज रहा है ना, ये इसको डिकोड करती, इसको पता है ऑलरेडी कि 1 2 3 ये मुझे क्या बोलता है। ये फॉर एग्जांपल बोलता है इसे आई लव यू, इन्होंने कोड रखा है 1 2 3 इसका, ये इसको 1 2 3 भेजता है, इसको पता है आई लव यू। अगर इसके घर वाले अब देखेंगे भी 1 2 3, कहेंगे यार पता नहीं क्या पागल मैसेज किसने भेजा है, किसी ऑपरेटर ने भेजा होगा, किसी और ने भेजा होगा कुछ, चलो रहने दो, कोई बात नहीं है कि नहीं। अब ये बच गया, रिलेशनशिप भी चलता रहा है ना। अब डिकोड सिर्फ ये लड़की कर सकती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम एनक्रिप्ट करना, यानी सिक्योर करना एक मैसेज को, ठीक है। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है सर फायरवॉल। क्या आती है, फायरवॉल, फायरवॉल नहीं फायरवॉल। फायर क्या होता है, आग। आग जब कहीं पर लग जाती है वो सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करती है, और जो चीज़ बच जाती है उस पर आग के निशान रहते हैं, वो किसी काम का नहीं रहता है। बात सही है कि नहीं है सर, बिल्कुल सही है। इस आग के बचाने के अगेंस्ट एक वॉल होता है, दीवार, जो आग को लगने नहीं देता है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फायर वॉल। क्या बोलते हैं, फायर वॉल। ये फायर वॉल क्या करता है सर, प्रिवेंट करता है यूजर्स अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस, कोई इसको एक्सेस ना करे, इसकी आईडी को, इसके अकाउंट को एक्सेस ना करे, है ना। यानी अनऑथोराइज्ड पर्सन, कोई गैर दूसरा बंदा, जो कोई चोर वोर हो या कोई फ्रॉडलेंट हो, वो इसके अकाउंट को एक्सेस ना करे, है कि नहीं। बैरियर अगेंस्ट बनता है किन से, ये वायरसेस को नहीं आने देता है, या हैकर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं लेने देता है ना। यानी ओवरऑल हम एक ही बात कह सकते हैं, ये कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को। किसको, इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिकिंग को। यानी इंटरनेट पर जो भी आप करते हो ये उसको मॉनिटर करता है, आपके लिए उसको सिक्योर बनाता है, सिक्योरिटी इंक्रीज करता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता है, ठीक है। समझ ना आया हो तो एक बेस्ट डायग्राम मैंने बनाई है, जिस बंदे को यहाँ से भी समझ नहीं आएगा उससे नहीं समझ में आएगा फिर कहीं से। ये कंप्यूटर यूज़र्स हैं, देखो ये यूज़र लिखा है ना मैंने, यूज़र्स हैं ये। इसके बाद मैंने बनाया एक दीवार है ना, ये फायरवॉल है। ये क्या हमारे पास, ये 3 4 5 हमारे पास हैकर्स हैं, और ये हमारे पास वायरसेस है, और ये हमारे पास जनाब इंटरनेट है। हमने इंटरनेट को रिक्वेस्ट भेजी, फॉर एग्जाम्पल गूगल पर या किसी वेबसाइट पर हमने जाना है, या किसी पर भी हमने जाना है, सर्च कर रहे हैं हम। अब इधर से क्या हो सकता है, ये इन्फॉर्मेशन है ना, ये ऐसे ही जाती है, ऐसी जाती है इसके पास, और ये बंदा भेजता है हमें वापस हमारे पास। क्या भेजता है, वापस भेजता है हमारे पास। अब ये ऐसे देख रहे हैं ना, ये वापस इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। ये इन्फॉर्मेशन किन के पास जा रही है, ये हैकर्स के पास भी जा रही है। इधर से वायरस भी है, इस इन्फॉर्मेशन के साथ धक्का लेकर वायरस भी इधर आ सकता है, या इधर भी आ सकता है इन्फॉर्मेशन, है कि नहीं। इधर से भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब वायरस इधर आ गया आपके कंप्यूटर में, तो प्रॉब्लम आपके कंप्यूटर में, है कि नहीं। अब ठीक है, अब देखो ये दूसरा यहाँ पर क्या होता है, हैकर्स कैसे करते हैं। आपने इधर से लॉगिन किया, इधर से किसी भी अपने अकाउंट में लॉगिन किया, उसमें पैसे थे फॉर एग्जाम्पल कोई, या कोई सोशल मीडिया वेबसाइट, उसमें आपने लॉगिन किया। अब ये इधर से जा रहा है ना, इधर ये बंदा देख रहा है इसका पासवर्ड भी और आपका आईडी भी देखा। क्या देखा इसने, पासवर्ड देखा आपका और आईडी देखा।
अब पासवर्ड और आईडी जब इस बंदे ने देख लिया तो आप तो गए काम से। फिर ये क्या करेगा, आपके आईडी और पासवर्ड को मिसयूज़ करेगा। या तो फिर आपको पैसे मांगेगा, मैं आपको पासवर्ड और आईडी दे दूंगा, मुझे पैसे दे दो, या आपको मिसयूज़ करेगा, आपको बदनाम करेगा, है ना। अब इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए सॉरी, इन चीज़ों से हमें कौन बचाता है? अब इधर से इधर भेजता है ना, इधर ही रोकता है, हमारा पास सिक्योर रखता है ये इधर आईडी और पासवर्ड को नहीं जाने देता है इन यूज़र के पास, सीधे नेट जाता है नेटवर्क के पास, ठीक है। अब ये फायरवॉल बीच में क्या बन गया, इसने पासवर्ड और आईडी को इधर नहीं जाने दिया इन हैकर्स के पास, यानी हैकर्स इधर बेकार हो गए। न तो वो आपका पासवर्ड ले पाएंगे, न तो आपको आईडी ले पाएंगे, न आपकी कोई और इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। देखा यहाँ पर कैसे सिक्योर बन गया ये। मुझे तो यहाँ पर एरो एक ऐसे भी डालना चाहिए था वापसी के लिए, जो इन्फॉर्मेशन हम आपसे वेबसाइट से मांगते हैं, लेकिन मैं भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, आप ऐसे याद रख लेना खुद, ठीक है। अब वायरस देखो, इधर से इन्फॉर्मेशन आ रही है इधर इसके पास, ठीक है ना। इस वायरस इन्फॉर्मेशन में ऐसे वायरस भी अंदर ऐसे आ सकता है कि नहीं। लेकिन इधर वायरस कैसे आएगा, इधर बैठा है फेयरवॉल, कहता है भाई कहाँ जाना है, वापस जाओ, और धक्का देता है, लात मार के इसको वापस भगा देता है वायरस को, और वायरस को नहीं आने देता उधर, ठीक है। समझ में आ गया, उतना डिफिकल्ट नहीं था ना। ये फिगर एक बार देख लो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब आ जाओ हमारे पास, फिर आता है हमारे पास और एक टर्म, पासवर्ड। देखो, हमें हर जगह हम ईमेल आईडी बनाते हैं, हम कोई सोशल मीडिया अकाउंट खोलते हैं, हम जहाँ भी नेट बैंकिंग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमारे पास इंटरनेट में जहाँ भी हमारे पास एक आईडी है, वहाँ हमारे पास एक पासवर्ड होना चाहिए। कितना होता है ये? 4 से 16 कैरेक्टर्स का होता है ना। ये क्या करता है, एक यूज़र को वेरीफाई करता है, कहता है भाई लॉग इन करो, डालो पासवर्ड, मुझे बताओ तुम ही हो या कोई और है। पासवर्ड मैच हो गया तो ये कहेगा चलो भाई बढ़ो आगे, पासवर्ड मैच नहीं होगा, ये कहेगा नहीं भाई जाओ, माफ़ करो, तुम ये नहीं हो, तुम कोई और हो, है कि नहीं। ये क्या करता है, सिक्योरिटी इंक्रीज़ करता है। ये हमेशा पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। ये तो लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स से मिक्स बनाया करो, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। यानी लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स से, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पासवर्ड कुछ रखना चाहता हूँ, ABC, फिर @ करूँगा 1 2 3 4, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माने जाते हैं ऐसे, ठीक है। अब आ जाओ आगे, पासवर्ड के बारे में तो आपको पता ही है। और है फाइल एक्सेस परमिशन, किसी फाइल को एक्सेस करने का परमिशन। कितने परमिशन होते हैं हमारे पास? एक होता है आप रीड ऑनली, सिर्फ आप उसको पढ़ सकते हो, आप उसको राइट भी कर सकते हो, यानी एडिट भी कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, उस पर कोई भी आप एग्जीक्यूशन, कोई भी आप कमांड उस पर कर सकते हैं, है ना। 3 टाइप के हमारे पास एक्सेस परमिशन हैं, आप इतना याद रखो, रीड का ऑनली, राइट का, और हमारे पास एग्जीक्यूट करने का उसको, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ईमेल आईडी, पासवर्ड। देखो पासवर्ड का मैंने और थोड़ा सा नीचे लिखा है, देखो हमारे पास पासवर्ड का चक्कर ऐसे होता है, एक ईमेल आईडी ऐसी होती है, फिर इधर कहता है पासवर्ड डालो, ठीक है। इन केस किस किस का, फेसबुक का भी हो सकता है, इंस्टाग्राम का, जीमेल का भी हो सकता है आपका, अच्छा बैंकिंग का भी आपको हो सकता है, बहुत सारी, इसलिए मैंने एटसेट्रा लिखा है यहाँ पर। इन केस अगर आप पासवर्ड आपको याद नहीं आ रहा है, आपको इधर नीचे अंडरलाइन ब्लू कलर से लिखा हुआ आता है फॉरगेट पासवर्ड, या रिसेट पासवर्ड ऑप्शन आता है ना। तो उसमें क्या होता है, उस पर आप जब क्लिक करते हो, उधर आपको क्या कहता है, बताओ यार, सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, आपने क्या क्वेश्चन रखा था। फॉर एग्जांपल आपने रखा होता आई लिव इन डैश डैश, है, माई बर्थ प्लेस वाज दिस, माई फेवरेट बुक इज़ दिस, माई फेवरेट मूवी इज़ दिस, ये दिया होता है आपने वहाँ पर ऑप्शन। आपको याद आ जाता है जब मैंने आईडी बनाई थी, मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चन ये दिया था, है ना। ये आप क्या करता है, ये आपको, यह आपको कहता है कि आपका मोबाइल नंबर आपके साथ लिखें इसके साथ, तो उस पर लिंक भेजेगा, वहाँ से आप रिसेट कर सकते हो पासवर्ड को। यहाँ अल्टरनेट ईमेल आईडी मांगता है, जो ऑलरेडी आपने दी होती है उसमें, उस पर भी लिंक भेजता है आपको, उससे भी रिकवर होता है आपके पास। फिर कहता है, यह कहता है आइडेंटिफाई करो ये इमेजेस क्या क्या है, लाइट, स्ट्रीट लाइट्स बताता है, कार्स दिखाता है, इनमें से कार्स कौन सी हैं, है ना। इन चीज़ों से हमारा जो पासवर्ड है वो रिसेट होता है किसी भी आईडी का, है कि नहीं। ठीक है गाइज, यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल ईजी था। इससे आगे जितने भी और हमारे पास टर्म्स आएंगी या आगे वाले, वो अलग अलग हम पढ़ेंगे। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटीवायरस। सो आने वाले लेक्चर्स में हम और पढ़ेंगे, जितना भी हमें और पढ़ना होगा इसके रिगार्डिंग, इसके टर्म्स के रिगार्डिंग। तो फ़िलहाल आज का लेक्चर यहीं तक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक